डीएनए का स्ट्रक्चर है आज का टॉपिक। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया वो दो थे। वाटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से इसको मशहूर किया गया है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। इन दोनों ने जब डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया तो उनको इसके बदले नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, तो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी ये डीएनए का स्ट्रक्चर से पहले हम कंपोजिशन पे थोड़े बहुत आ जाते हैं। डीएनए की कंपोजिशन क्या है? तो डीएनए की जो कंपोजिशन है वो ये है कि डीएनए एक किस्म का पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब क्या है? पॉलीमर मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स मिले हों और उससे एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बने। दिस इज कॉल्ड अ पॉलीमर। सो ये यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ये दरअसल छोटे छोटे जो दायरे आप देख रहे हैं, हर दायरा आपके लिए एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, स्मॉल यूनिट है, और ये आपस में मिले हुए हैं। मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब आपस में मिलेंगे तो उससे एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा। ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, पॉलीमर एक जनरल लफ्ज़ है। बहुत सारी चीज़ें पॉलीमर है। प्रोटीन में भी पॉलीमर आते हैं, कार्बोहाइड्रेट में भी ऐसा ही होता है। सो जो डीएनए है, डीएनए भी पॉलीमर है। इसका मतलब ये है कि डीएनए के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स हैं, मिले हुए हैं, और उन यूनिट का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। यानी एक छोटा सा दायरा जो है, ये एक छोटा यूनिट शो कर रहा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिलेंगे तो उससे बनेगा डीएनए। मैंने यहाँ पर दो पॉलीमर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो डीएनए है उसमें एक पॉलीमर नहीं बल्कि दो इस तरह के दो चेन होते हैं, इसीलिए मैंने इसको दो लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग इस डीएनए को मुकम्मल तौर पर पढ़ना चाहें तो हमने यहाँ से एक यूनिट को निकालना होगा। एक यूनिट को हमने क्या करना होगा? निकालना होगा। उसको स्टडी करेंगे तो सारा डीएनए खुद ब खुद समझ आ जाएगा। क्या नाम है एक यूनिट का? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। एक छोटा सा यूनिट है। अगर बाज़ वक़्त अगर हम दीवार बनाते हैं ईंट से, बहुत सारे ईंट इकट्ठा करके उससे एक दीवार बनाते हैं। दीवार को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप एक ईंट को उठाओगे ना, एक ईंट को स्टडी किया तो सारा दीवार स्टडी किया आपने। डीएनए में आप एक न्यूक्लियोटाइड स्टडी करेंगे तो पूरा का पूरा डीएनए जो है वो आपको समझ आएगा। सो अब मैंने क्या किया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर अलग सा आपके लिए बता दिया है कि अब हमारे पास जो दूसरा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये क्या चीज़ है? ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर दरअसल तीन चीज़ें मौजूद हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 चीज़ें मिलके एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनाएगा, और उनमें से सबसे पहला जो है वो है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, पेंट मतलब 5 कार्बन। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी भी होगी। एक ऐसा शुगर है जिसके अंदर 5 कार्बन है। ऐसे दिस इज ये 5 कार्बन वाला शुगर है। एक कार्बन यहाँ पे मौजूद है, दूसरा कार्बन यहाँ पर मौजूद है, तीसरा कार्बन यहाँ पर मौजूद है, चौथा कार्बन यहाँ पर मौजूद है, पांचवा जो कार्बन है वो यहाँ पर मौजूद है रिंग से बाहर। और ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर कार्बन नहीं, यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है?
यहाँ पर ऑक्सीजन है। सो अगर नंबर वाइज देखिए, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 एंड कार्बन नंबर 5। कितने कार्बन आ गए? 5 कार्बन आ गए। ऐसे 5 कार्बन वाला जो शुगर है उसको हम लोग क्या नाम देंगे? पेंटोज शुगर। हाँ, ये रिंग की शक्ल में है। अब अगर देखा जाए तो हर कार्बन के ऊपर जो है HOH पड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ पर भी इसके पास क्या है? H है, ठीक है, दिस इज HOH और इसके ऊपर भी क्या है? HOH है। तो मैं इनके HOH को शो नहीं करूँगा, ठीक है। इसकी वैलेंसी आप मुकम्मल कर सकते हैं, 4 वैलेंसी HOH या H2OH। इसी तरह इसकी भी दो वैलेंसी तो है ना, 2 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, HOH। इसी तरह इस पर भी HOH। तो मैं डायग्राम को खराब नहीं करूंगा, सिर्फ एक कार्बन को शो करूंगा आपके लिए, जस्ट 1 कार्बन, उसके ऊपर जो HOH है। यहां पर दोबारा अगर मैं लिखूं, ये रहा आपका एक यस शुगर है, ठीक है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन मुख्तलिफ जो HOH है, सही है। ये इस कार्बन नंबर 2 पर आ जाए, कार्बन नंबर 2 पर जो है काम की चीज मैं आपको बता रहा हूं। आमतौर पर कार्बन नंबर 2 पर HOH होता है, लेकिन डीएनए के केस में यहां पर जो कार्बन नंबर 2 है उसका जो ऑक्सीजन है वो रिमूव होता है। कार्बन नंबर 2 का ऑक्सीजन रिमूव होता है, सिर्फ हाइड्रोजन होता है। इस वजह से ऐसे शुगर का नाम है डीऑक्सी। डीऑक्सी मींस कि यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, डीऑक्सी राइबोज। और ऐसे शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोज शुगर, ठीक है। इसमें 5 कार्बन हो, 5 कार्बन, वी कॉल इट राइबोज शुगर। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो दिस इज कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबोज शुगर। अगर आप लोग आरएनए पे जाएं, आरएनए डीएनए से हट के आरएनए पे जाएंगे तो आरएनए में कार्बन नंबर 2 पर आपको OH मिल जाएगा, लेकिन डीएनए में जो शुगर है उस पर कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन नहीं होगा। ऐसे शुगर को क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसीलिए पूरा जो न्यूक्लियोटाइड है उस न्यूक्लियोटाइड में क्या लिखा है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, एक तो ये चीज मैंने आपको बताना था जो कि हो गया। सो पेंटोज शुगर यहां पर आपके पास आ गया। पेंटोज शुगर के बाद दूसरा हिस्सा क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप को हम लोग PO4 इस तरह लिख लेते हैं, या असल में इसका जो असल नाम है वो है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड जो है असल में ये है। बहरहाल हम उसको क्या लिखेंगे? PO4, ठीक है, फॉस्फेट के। इट इज H3PO4 और H3PO3, ठीक है, उसको देख लेना, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री इतनी नहीं है। वो 3 का ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, बट दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, अब जरा आप यहां पर आ जाएं। हमारे पास 2 चीजें आ गई। एक ये क्या चीज है? दिस इज अ शुगर, अ पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। यहां पर ये कौन सा कार्बन है? कार्बन नंबर 1 है। कार्बन नंबर 1 के साथ क्या अटैच है? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो है वो इसका तीसरा हिस्सा है। यहां पे देखिए नाइट्रोजनस बेस क्या है? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद हो और उस नाइट्रोजन के ऊपर जो है इस तरह के लोन पेयर मौजूद हो, लोन पेयर, ताकि ये किसी और प्रोटॉन को अपना लोन पेयर दे सके, एज अ बेस अपना रोल अदा करे ना। बेस तो ये है ना जो अपना लोन पेयर देता हूं, ठीक है, वी कॉल इट बेस। इस वजह से ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद हो वी कॉल इट नाइट्रोजनस बेसिस। सो थर्ड कंपोनेंट जो है वो है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस हमारे पास 2 तरह के हैं, एक है सिंगल रिंग और एक है डबल रिंग। सिंगल रिंग इस तरह से है, सिंगल रिंग में एक नाइट्रोजन यहां पर होगा तो फिर एक नाइट्रोजन यहां पे होगा, बस 2 नाइट्रोजन इधर मौजूद होंगे, सिंगल रिंग होंगे। और डबल रिंग में भी इस तरह से एक नहीं बल्कि 2 रिंग होते हैं, उनमें भी ऐसा ही सिचुएशन होगा, ठीक है, नाइट्रोजन उसमें मौजूद होंगे। एक रिंग में 2 नाइट्रोजन है और दूसरे रिंग में भी आपके पास 2 नाइट्रोजन होंगे, राइट। चूंकि ये जो कंपाउंड है इनमें क्या मौजूद है? नाइट्रोजन मौजूद है, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है? नाइट्रोजनस
बेसिस इसका नाम रखा गया है। अब जो डबल रिंग वाले हैं वो या तो एडेनिन हो सकते हैं, एडेनिन हो सकते हैं जिसको हम लोग सिर्फ ए से शो करेंगे, या तो ग्वानिन हो सकते हैं जिसको हम लोग जी से शो करेंगे। एडेनिन में भी डबल रिंग है, ग्वानिन भी क्या है, डबल रिंग है। दोनों में फर्क क्या है मैंने वहां पे साइड पे लिखा हुआ है, मैं कुछ देर के बाद आपको वहां पे लेके जाऊंगा साइड में। सिंगल रिंग जो है वो या तो साइटोसिन हो सकते हैं जिसको हम लोग सी लिखेंगे, या तो थाइमिन हो सकते हैं जिसका हम लोग टी लिखेंगे, या तो यूरासिल होगा जिसको हम लोग यू लिखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप लोग डीएनए पढ़ रहे हैं तो डीएनए में ये यूरासिल नहीं होगा। तो मैं कांटा लगा रहा हूं, डीएनए में यूरासिल नहीं होगा, यूरासिल की जगह थाइमिन होगा। अगर आप लोग आरएनए पढ़ोगे, आरएनए में थाइमिन नहीं होगा, उसमें यूरासिल होगा। जस्ट आपकी दिलचस्पी के लिए मैंने यहां पर यूरासिल का जिक्र किया। CTU साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस है। आइए उस तरफ मैंने आप लोगों की दिलचस्पी के लिए, कोर्स का ऐसा नहीं है, सेकेंड ईयर का स्ट्रक्चर मैंने यहां पर आपको लिखवा दिया है। देखिए ग्वानिन में आप देख सकते हैं 2 रिंग है, एडेनिन में भी 2 रिंग है, लेकिन इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है? वो ये है कि इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, जरा आप गौर से देखें कि इधर भी नाइट्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन है। ग्वानिन में यहां पर डबल बॉन्ड O है, लेकिन एडेनिन में यहां पर NH2 ग्रुप है। इतना सा फर्क है, अमाइनो ग्रुप है। और नंबरिंग अगर आपने करनी है तो जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नंबरिंग भी की जाती है ना, तो इसकी नंबरिंग आप लोग इससे स्टार्ट करेंगे। कार्बन, दिस इज नॉट कार्बन, दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज पोजीशन नंबर 2, दिस इज पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 5 एंड सॉरी पोजीशन नंबर 4, 5 एंड 6, 7, 8, 9। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर कॉर्नर को नंबर दिया जाता है। सो बहरहाल नंबरिंग को भी आप लोग इतना ज्यादा लिफ्ट ना दे, जरा दे के यहां पर 6 पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड O आया हुआ है, लेकिन यहां पर 6 पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप आया हुआ है। ये ही तो फर्क है ग्वानिन और एडेनिन में, सिर्फ वो जो ग्रुप्स है उसमें उसका फर्क है, बाकी डबल रिंग दोनों में है। इसी तरह से यहां पर मैंने साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन भी लिखा हुआ है, सिंगल रिंग होते हैं। इसमें जरा आप देखिए, इनमें फर्क आपको बड़ा क्लियर आपको नजर आएगा। इसमें भी 2 नाइट्रोजन है यहां पर, और यहां पर भी नाइट्रोजन है। फर्क क्या है? यहां पर NH2 है और यहां पर डबल बॉन्ड O है। यहां पर डबल बॉन्ड O है, 2 डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां पर क्या है, CH3 मौजूद है। यहां पर CH3 नहीं है। इधर भी 2 डबल बॉन्ड्स O है, इधर भी 2 डबल बॉन्ड्स O है, लेकिन यहां पर एक CH3 भी है। तो थाइमिन और यूरासिल का शक्ल तकरीबन बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि थाइमिन में एक मिथाइल ग्रुप है, जबकि यूरासिल में वो CH3 यानी मिथाइल ग्रुप नहीं है। और इसी तरह से अगर साइटोसिन में देखें तो साइटोसिन में एक अमाइनो ग्रुप है और एक कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। ये था एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन में फर्क। अब एक और चीज, सिंगल रिंग कंपाउंड्स को मजमूई तौर पर एक खानदानी नाम दिया जाएगा, वो है, क्या चीज दिया जाएगा? पायरिमिडीन। ठीक है, पायरिमिडीन। सो सिंगल रिंग कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज पायरिमिडीन। पायरिमिडीन हम इसको कहेंगे मजमूई तौर पर। साइटोसिन क्या है? पायरिमिडीन है। थाइमिन क्या है? पायरिमिडीन है। यूरासिल भी पायरिमिडीन है। और जो डबल रिंग कंपाउंड्स होते हैं, डबल रिंग, उनको भी हम लोग एक जनरल नाम देंगे, दैट इज प्यूरिन। यस, दैट इज प्यूरिन। इससे पहले भी आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, लेकिन ये जो सेकेंड ईयर के लेवल का है वो यहाँ पर है। तो वो भी इसी तरह से, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने डाली हुई है।
राइट। सो प्यूरिन और पायरिमिडीन क्या है ओवरऑल? प्यूरिन और पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसिस हैं। प्यूरिन और पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसिस है। प्यूरिन में डबल रिंग है, पायरिमिडीन में सिंगल रिंग है। प्यूरिन में क्या क्या आता है? एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन में क्या है? साइटोसिन, थायमिन। चले जनाब, अब आपको मैंने एक डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स आपको पढ़ा दिए। कौन कौन से हैं जरा रिपीट करिए मेरे साथ। पहला क्या चीज है? पेंटोस शुगर है। दूसरा क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है। तीसरा क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस है। ये 3 चीजें मिलके क्या बनाएगा? एक डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनाएगा। बस अब आपको पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा बड़े आसान से, बड़े आराम से। ये देखिए, ये एक शुगर है, इसके साथ क्या अटैच है? नाइट्रोजनस बेस। जब एक शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा तो अब हम इसको क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। यहां आप अपनी मर्जी का कोई भी नाइट्रोजनस बेस ला सकते हैं, ठीक है? वो नाइट्रोजनस बेस के साथ आप एडेनिन ला सकते हैं, राइट? तो अगर आपने इधर एडेनिन लाया तो ये हो जाएगा एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। और अगर न्यूक्लियोसाइड, और अगर आप यहां पर गुआनिन डालोगे तो गुआनिन न्यूक्लियोसाइड। कुछ भी आप लोग यहां पे ला सकते हैं, कोई भी नाइट्रोजनस बेस आप यहां पे ला सकते हैं। अच्छा, अब न्यूक्लियोसाइड आपके पास तैयार हो गया। अगर आप न्यूक्लियोसाइड के साथ एक और चीज ऐड करें, फॉस्फेट, तो फिर इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अभी देखो फिलहाल ये क्या चीज है हमारे सामने? न्यूक्लियोसाइड है कि न्यूक्लियोटाइड है? न्यूक्लियोसाइड है, क्योंकि शुगर के साथ सिर्फ नाइट्रोजनस बेस अटैच है। अब मैं ये जो पांचवा जो कार्बन है इसको यूजुअली हम शो नहीं करते हैं। 5वें कार्बन पर अगर हम लोग यहां पर अटैच करें PO4 फॉस्फेट अगर हम ले तो नाउ इट इज कॉल्ड अ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस हमेशा किस पोजीशन पर आएगा? कार्बन नंबर 1 पर। और फॉस्फेट किस कार्बन पर आएगा? कार्बन नंबर 5 पर। ये नंबर यहां पर लाजमी है। 1 पर नाइट्रोजनस बेस, 5 पर फॉस्फेट। 3 कार्बन जो है वो कौन सा जगह पर आएगा? ये कॉर्नर जो है ये 3 कार्बन का है। सो इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिलेंगे तो उसे क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। अब आप देखिए, एक छोटा सा दायरा क्या शो कर रहा है? एक न्यूक्लियोटाइड को शो कर रहा है। इस तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे, उससे एक चेन बनेगा। और इसी तरह से इधर भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे, उससे भी एक चेन बनेगा। ये 2 चेन आपस में क्या करेंगे? मिल जाएंगे। जब ये 2 चेन आपस में भी मिल जाएंगे तब हम इसको नाम देंगे कि भाई ये हमारे पास क्या है? डीएनए का डबल स्ट्रैंड है। डीएनए का एक डबल स्ट्रैंड है, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है? सो ये तक कंपोजिशन तो खत्म होगी, डीएनए की कंपोजिशन अब आप लोगों ने पढ़ ली। अब आपको मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह से है। सो वो उसके लिए मैंने वो वाला पार्ट को दोबारा से बिठाना होगा, सही है? अच्छा, हम लोग जब भी डीएनए का स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जब लिखते हैं पेपर पे वो है डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स, ठीक है? हेलिक्स, हेलिक्स क्यों बोलते हैं इसको? हेलिक्स क्योंकि ये सीढ़ी की तरह है, लाइक दिस। यहां से आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज हेलिक्स। आपने सीढ़ी तो देखी होगी, वो जो जो घूमती हुई ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर एक कमरा है तो घूमती हुई सीढ़ी जो है वो कमरे की तरफ जाते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर उस सीढ़ी की तरह है। इसीलिए जब भी हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सबसे कहते हैं इट लुक्स लाइक अ लेडर। हेलिक्स तो है एंड इट लुक्स लाइक अ लेडर, सीढ़ी की तरह है। जब आप ओरिजिनली इसको देखेंगे तो इसका शेप इस तरह से है। स्टूडेंट को जब समझाते हैं तो इस शेप को थोड़ा सा सिंपल करना होगा, ऐसा लिखना होगा, ठीक है? ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। अच्छा, सो
ये जो स्ट्रैंड है, पहला जो स्ट्रैंड है, इसके अंदर आपको क्या नजर आएंगे? छोटे छोटे यूनिट्स नजर आएंगे, जिसको आपने क्या नाम दिया? न्यूक्लियोटाइड्स। हम जब लिखते हैं तो उसके साथ एक पॉइंट ये भी लिखते हैं कि द टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि अगर एक स्ट्रैंड यहां पर 5 से शुरू है, खत्म कहां पर होगा? 3 पर। मैं आपको 5 और 3 समझा दूंगा कि 5 3 का क्या चक्कर है, जस्ट वेट। दूसरा स्ट्रैंड फिर कहां से शुरू होगा? 3 शुरू होगा तो 5 पे खत्म। 5 to 3 एंड 3 to 5, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे? एंटी पैरेलल। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। सो हेलिक्स, लेडर, और दूसरा हम लोगों ने क्या लिखा? एंटी पैरेलल। ये लफ्ज भी क्लियर हो गया। अब आ जाइए भाई 5-3 क्या है, ये आपको मैं यहां पर समझा दूंगा कि सबसे पहले आप एक काम करें मेरे साथ कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर लिखें। एक न्यूक्लियोटाइड में हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं? हाँ जी, एक शुगर बनाएं, उसके नीचे आप दूसरा शुगर बनाएं, उसके नीचे आप एक और शुगर बनाएं। जगह नहीं है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। शुगर आपने बना लिया। कार्बन नंबर 1 तो ये होगा ना। इस कार्बन नंबर 1 पर आप कोई भी डाल दे, अपनी मर्जी का कोई भी बता। चलो बताओ क्या लिखूं? गुआनिन, ये रखा मैंने यहाँ पर। सिर्फ क्या लिखा? जी लिखा। और यहाँ पर क्या है? कौन सा कार्बन है? यस, सो दिस इज कार्बन नंबर 5। डेफिनेटली यहाँ पर क्या अटैच है? फॉस्फेट अटैच। सही है, बड़ी खत्म हो गई। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? कार्बन नंबर 1 पर आप क्या अटैच करोगे? नाइट्रोजनस बेस। कौन सा बेस? कोई भी आपकी अपनी मर्जी की बताओ। एडेनिन, ठीक है। और यहाँ पर क्या अटैच है? कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट अटैच है। सही है। और यहाँ पर क्या अटैच है? साइटोसिन। और यहाँ पर क्या अटैच है? फॉस्फेट। ये न्यूक्लियोटाइड्स को हमने आपस में मिलाना है। आपस में मिलाने के लिए जरा यहां पर आप आ जाइए। हर न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 पर H होता है और OH होता है, ठीक है। सो ये जो OH है, ये किस्म का अल्कोहलिक ग्रुप शो कर रहा है। क्या? अल्कोहलिक ग्रुप शो कर रहा है OH। आई होप आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत ठीक होगी। सो OH ग्रुप शो कर रहा है। और यहां पर हमारे पास क्या है? एक एसिड है H3PO4, ठीक है, फास्फोरिक एसिड है। एसिड और अल्कोहल जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनता है? जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो शायद बताए। whenever acid combines with alcohol we get a compound, yes, ester, ठीक है। तो बॉन्ड बनेगा एस्टर बॉन्ड। अब यहां पर जो कार्बन नंबर 3 का OH है, इसके साथ फॉस्फेट अटैच हो जाएगा और यहां पर हमारे पास क्या बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा। यहां पर ये जो फॉस्फेट है, ये ऑलरेडी कार्बन के साथ बॉन्ड बना चुका है, सही है। तो अब आपको समझ आएगा, ये जो फॉस्फेट है, इसने ऑलरेडी कार्बन नंबर 5 के साथ उसने क्या किया हुआ है? बॉन्ड बना लिया है ऑलरेडी से। कार्बन नंबर 5 OH था उसके ऊपर या नहीं था? कार्बन नंबर 5 पर भी तो OH था, हर कार्बन पर OH था यहां पर, ठीक है। सो ये यहां पर जो कार्बन नंबर 3 है, उसके पास भी तो OH है। तो ये जो फॉस्फेट है कितना चालाक है, ये एक तरफ इस कार्बन के साथ भी अपना बॉन्ड बना लेता है, इस कार्बन नंबर 3 के साथ भी। दिस इज कार्बन नंबर 5 एंड हियर इज कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 के साथ भी ये क्या करता है? बॉन्ड बना लेता है। सो नीचे कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्ड बना लिया, ऊपर कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड बना लिया। टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए? 2 बॉन्ड्स हो गए। दिस इज आल्सो ईस्टर बॉन्ड, दिस इज आल्सो ईस्टर बॉन्ड। तो इसका जो नाम आ जाएगा हमारे पास, दिस इज फॉस्फो। क्यों इसका नाम आया फॉस्फो? बिकॉज ऑफ फॉस्फेट।
फॉस्फो डाई ईस्टर। डाई का लफ्ज क्यों आया? यस, बिकॉज देयर आर 2 बॉन्ड्स, इसीलिए हम लोगों ने फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड कहा। ये न्यूक्लियोटाइड आखिरकार इस न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो गया। इसी तरह से मैं यही वाली कहानी बार बार रिपीट नहीं करूंगा। यहां पर क्या होगा, ये फॉस्फेट जो है इसको मैं डायरेक्ट यहां पर लिंक करूंगा ताकि आपको पता चले। अब हमारे पास सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या हो गए, मिल गए। यहां पर देखिए कौन सा कार्बन है, दिस इज 5 कार्बन, और आखिर में कौन सा कार्बन है, 3 है। इसीलिए हम जो है एक लाइन को 5 शो कर रहे हैं, दूसरे को हम लोग 3 को शो कर। समझ आ गया अभी? ये 5 थी दरअसल, इसको बोलते हैं, इधर 5 इंड फारिग है, इधर 3 इंड फारिग है। सही है, ओके। अब हम चूंकि हमने पढ़ा था कि भाई डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, तो एक स्ट्रैंड हुआ। दूसरा स्ट्रैंड लिखने के लिए आप तो उसको उल्टा लिखे, ऐसा। ये एक ऑक्सीजन आपने यहां पे लिखा, ठीक है, इसको इस तरह लेके जाए, सही है। फिर आप ऐसे, ऐसे, ठीक है, उल्टा लिखोगे। यहां पर दिस इज योर कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज 3, यह आ जाएगा 4, और ये कार्बन आ जाएगा कार्बन नंबर 5। ये आप लोग ऑलरेडी बस समझे कि आप पढ़ चुके हैं। कार्बन नंबर 1 पर हमेशा नाइट्रोजनस बेस आता है, तो मैं इधर कोई नाइट्रोजनस बेस अपनी मर्जी का आप नहीं लगा सकता, थोड़ा ख्याल करेंगे। बेसिस जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। इसका नाइट्रोजनस बेस इसके नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलेगा, पेयर हो जाएगा, पेयर अप। और पेयरिंग हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, पेयरिंग हमेशा स्पेसिफिक होती है। तो मैं ये पॉइंट इधर ऐड करना चाहूँगा, पेयरिंग इज ऑलवेज, ये जो मैं इधर लिख रहा हूँ ये आपके लिए पॉइंट्स है। पेयरिंग इज ऑलवेज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि अगर यहां पर ग्वानिन है, ग्वानिन हमेशा किसके साथ मिलेगा, साइटोसिन के साथ मिलेगा। ग्वानिन डबल रिंग है, साइटोसिन क्या है, सिंगल रिंग है। प्यूरिन हमेशा लिंक होगा पायरिमिडीन के साथ, सही। अच्छा, इसी तरह से यहां पर 5 पे क्या लाऊं, फॉस्फेट है ना, ये है फॉस्फेट, इधर ऐड हुआ, और ये फॉस्फेट यहां पर कार्बन नंबर 1, 2, 3, यहां पर भी फॉस्फेट 5 और 3 के दरमियान बॉन्ड बनाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहां से एक फॉस्फेट और यहां से फॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट इन दोनों को भी आपस में मिलाएगा। सो यहां पर भी आप क्या लगाएंगे, नाइट्रोजनस बेस लाएंगे। नाइट्रोजनस बेस जो है वो एक ही हिसाब से लगाना होगा। अगर इधर एडेनिन है तो एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन लाना होगा। तो यहां पर ये ऐसा आपके लिखेंगे, साइटोसिन ऑलवेज पेयर्ड विद ग्वानिन एंड एडेनिन ऑलवेज पेयर्ड विद थाइमिन, ठीक है। अच्छा जनाब, इधर साइटोसिन है तो साइटोसिन के लिए क्या लिखूं, ग्वानिन लिख लिया मैंने। जरा यहां पर आ जाइए, ये कौन सा इंड है यहां पर, here it is 3 end, here it is 5 end. So जरा देखिए, ये 3 to 5 and here 5 to 3, ठीक है, इस तरह अप एंड, तो एक ऐसा निशान शो करेगा, दूसरा ऐसे निशान शो करेगा। इसीलिए हम लोग क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, एंटी पैरेलल। भाई 2 चेन आ गए, अब इन 2 चेन को हमने आपस में मिलाना है, आपस में मिलाना है। मिलाने के लिए हमारे पास बॉन्ड्स आएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आके इन दोनों चेन को आपस में मिलाएंगे। सवाल ये कि किस जगह पर ये दोनों चेन आपस में मिलेंगे।
ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर ऑक्सीजन है, पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन है, पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के एटम्स है और बड़े अच्छे तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन और किसी पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन के दरमियान बन सकता है, ठीक है। आपने नाइट्रोजनस बेसिस भी पढ़े हैं। नाइट्रोजनस बेसिस में NH है कि नहीं है? NH ग्रुप था, C डबल बॉन्ड O ग्रुप था। सो बड़े अच्छे तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। मैं स्ट्रक्चर को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। यहाँ से आपने क्या लाइनें शो करनी है? 1, 2 एंड 3। गुआनिन और साइटोसिन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उनमें 3 जगहों पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। एडेनिन और थाइमिन के दरमियान हमेशा कितने बॉन्ड्स बनेंगे? डबल बॉन्ड्स बन जाएंगे। इसी तरह गुआनिन साइटोसिन के दरमियान भी ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास सीढ़ी मुकम्मल हो गई। हमने कहा था कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह से? सीढ़ी की तरह है। कम सीढ़ी के अंदर आपको अपराइट, ये जो एक डंडी है, अपराइट पोजीशन, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ रेल। ये रेल कौन बनाता है? शुगर फास्फेट क्या बनाएगा? रेल बनाएगा। रेल कौन बनाएगा? जो रेल है इसे बनाएगा शुगर फास्फेट, रेल बना। अच्छा, 2 सीढ़ियों के बीच, क्योंकि स्टेप्स पे मतलब अगर एक सीढ़ी है, ये दूसरी, ये उसका दूसरा रेल है, बीच में क्या है? स्टेप्स है ना, इस पर आप कदम भी रखते हैं। स्टेप्स डीएनए में कौन बनाएगा? नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्म द स्टेप्स। सो नाइट्रोजनस बेसिस क्या बनाएंगे हमारे लिए? स्टेप्स बनाएंगे। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये सीढ़ी के स्टेप्स है। नाइट्रोजनस बेसिस ने क्या बनाया? स्टेप्स बना लिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक और इसकी तरफ कि भाई इसकी मोटाई कितनी है, टर्न कितने पे लेते हैं, ठीक है। टर्न का मतलब क्या है? आप जरा यहां से आके देख रहे, इधर एक टर्न मुकम्मल हुआ, सही, फिर यहां से दूसरा टर्न मुकम्मल हुआ। तो डीएनए के अंदर क्या है? टर्न्स हैं। एक टर्न की जो लंबाई है वो है 3.4 नैनोमीटर, उसकी लंबाई है ईच टर्न। सो यहां पर जगह नहीं है, हम लोग देखते हैं ईच टर्न इज 3.4 नैनोमीटर। ये जो एक टर्न है यहां से यहां तक, ठीक है, फिर यहां से यहां तक। आपको डीएनए पढ़ते हुए कुछ लफ्ज ग्रूव्स के भी है, ग्रूव्स, माइनर ग्रूव्स एंड मेजर ग्रूव्स। यहां पर आप देखें, इस जगह को जरा गौर से देखें, एक छोटा सा खड्डा है, दिस इज कॉल्ड एज माइनर ग्रूव। और यहां पे देखिए बहुत बड़ा सा खड्डा है, दिस इज कॉल्ड एज मेजर ग्रूव। फिर यहां पर ये क्या है? माइनर ग्रूव एंड दिस इज मेजर ग्रूव। ये डीएनए के अंदर माइनर और मेजर ग्रूव्स हो गए। अब नाइट्रोजनस बेसिस, ये एक नाइट्रोजनस बेस यहां पर मिला हुआ है, दूसरा नाइट्रोजनस बेस यहां पे मिला हुआ है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेसिस इज 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर ये डिस्टेंस है किस चीज के दरमियान? द डिस्टेंस बिटवीन द बेसिस। एक बेस यहां पर मिला हुआ है, दूसरा बेस यहां पर मिला हुआ है, तो इनके दरमियान जो फासला है वो कितना है? 0.34 नैनोमीटर। और ओवरऑल डीएनए की जो मोटाई है, मोटाई का मतलब है यहां से लेकर यहां तक ये इसकी मोटाई है, डायमीटर है। यहां से लेकर यहां तक ये इसका डायमीटर है, यहां से लेकर यहां तक इसका डायमीटर है। डायमीटर जो डीएनए का है वो है 2 नैनोमीटर। ये आपको ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं। सो 2 नैनोमीटर इज द
2 नैनोमीटर इज द डायमीटर ऑफ द डीएनए। अब यहां पर डीएनए के स्ट्रक्चर के साथ जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं आपके बुक्स में, वो सारे के सारे पॉइंट्स यहां पर एक्सप्लेन हो चुके हैं। डीएनए का सबसे सादा डायग्राम भी यहां पर मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा हेलिकल डायग्राम है, और सबसे जो डिटेल डायग्राम है वो यहां पर मौजूद है। अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, तो ये डायग्राम लाजमी लिखें, सही है। और न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है वो भी आपके जहन में होगा। अगर किसी स्टूडेंट को एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ नहीं आया, उसको पूरा डीएनए भी समझ में नहीं आएगा। ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर सीखना होगा, समझना होगा, तभी जाकर आपको क्या समझ आएगी, पूरा का पूरा डीएनए समझ आएगा। सो लास्ट में थोड़ा सा समरी पेश करता हूँ। डीएनए एक पॉलीमर है, सही। पॉलीमर का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स मिले हुए हैं, और वो यूनिट्स किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स है। एक शुगर है, एक नाइट्रोजनस बेस है, और फॉस्फेट ग्रुप है। डीएनए के अंदर स्ट्रैंड्स 2 हैं, और वो 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऊपर वाइंड किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। डीएनए को किस चीज से हमने कंपेयर किया हुआ है, कंपेयर किसके साथ किया हुआ है, स्टेयर, सीढ़ी के साथ। तो सीढ़ी का जो अपराइट है डीएनए में कौन बनाते हैं, शुगर फॉस्फेट सीढ़ी का अपराइट बनाएगा, और स्टेप्स कौन बनाएगा, नाइट्रोजनस बेसिस बनाएंगे। डीएनए के डबल स्ट्रैंड हमेशा क्या है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब है 1 is 5 to 3, अदर इज 3 to 5, 5 3 3 to 5 डायरेक्शन। ये लाजमी याद रखिएगा कि 5 3 3 5 डायरेक्शन ये आपको अगले टॉपिक्स में काम आएंगे, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सो ऑन। उसके बाद हमने देखा कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ किस चीज के थ्रू मिले हुए हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के थ्रू मिले हुए हैं। नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। नाइट्रोजनस बेसिस हमेशा स्पेसिफिकली पेयर करेंगे। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ आएगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ आएगा। और इसके साथ ही डायमीटर भी आपने पढ़ा, डिस्टेंस भी पढ़ा। वन थिंग मोर कि एक टर्न के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एक टर्न के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 10। ठीक है, देयर आर 10। अगर आप देखें कि ये जो एक टर्न है, एक टर्न यहां से लेकर यहां तक, एक टर्न के अंदर देयर आर 10 न्यूक्लियोटाइड्स, 10 न्यूक्लियोटाइड्स इन ईच टर्न। सो आप देखते जाइए जितने टर्न हैं, हर टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, नाइट्रोजनस बेसिस आएंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह।